हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज क्लास 9 के हिस्ट्री वाले क्लास में, जिसमें मैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, उसके अंतर्गत नेशनल असेंबली के द्वारा प्रिपेयर्ड ड्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं थी, उससे संबंधित जो मुख्य जो बिंदु हैं, द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस इन 1791, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली इन 1791, France now becomes a constitutional monarchy. That means through the constitution, by the constitution, a constitutional monarchy was established in France. अपने आप में यह टर्म जो है यह बताता है मोनार्की को कंटिन्यू रखा गया, किंग रहा, लेकिन दैट किंग, दैट मोनार्क वाज नाउ बाउंडेड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से पावर टू रूल को आप 3 इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया था। द ग्रेट फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने बहुत पहले अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस बात को एम्फसाइज किया था, काफी एलेबोरेटली उसको डिस्क्राइब किया था कि कैसे द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड मेक्स द पर्सन, मेक्स द रूलर डिक्टेटर, ऑटोक्रेट। टू प्रिवेंट एनी पर्सन टू बिकम ए डिक्टेटर करना क्या है, तो पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ये सिद्धांत जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने अपनाया, और हालांकि इसके पहले 1787 में जो अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान जो बना था, उसमें भी इस सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया था। फ्रांस के संविधान में भी इसको फॉलो किया गया, और यहाँ जो 3 विशिष्ट जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, वो 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर गिवन 3 सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोज वेर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, executive and legislature. At the head of the executive there was the king. No doubt its power was curtailed, but according to this constitution also the king has the veto power, so it can veto the acts which was passed by National Assembly if in opinion to the king it was the violation of the provisions of the constitution. So legislature, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में देखें तो ये एग्जीक्यूटिव जो है ये किंग, इसका जो है वास्तव में बॉस है, इसके अधीन वो काम करता है। इसकी सहायता के लिए मिनिस्टर्स हैं जो अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन इन दोनों को नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है, यानी दिस नेशनल असेंबली हैड ए चेक ऑन बोथ दीज, यानी नेशनल असेंबली, द लेजिस्लेचर हैड ए चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, इट कैन नॉट execute its power in unrestrained manner. लेजिस्लेचर जो था इसमें 745 मेंबर्स चुनकर आए, द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली टोटली 745 मेंबर्स, और ये जो नेशनल असेंबली में जो मेंबर जो चुन के आए वो डायरेक्टली सिटीजन से चुन के नहीं आए, बल्कि इनको इनडायरेक्ट वे में एक्टिव सिटीजन्स ने चुना, इलेक्टेड इन द इलेक्शन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, तो सिटीजनशिप जो है यहाँ जो संविधान के अनुसार 2 प्रकार के सिटीजनशिप दिए गए। पहले तो है नंबर ऑफ सिटीजन्स इन द कंट्री वेयर अबाउट 7 मिलियन, एक्टिव सिटीजन्स अमंग देम वेयर अबाउट 4 मिलियन एंड पैसिव सिटीजन वेयर अबाउट टू 3 मिलियन, टोटल 7 मिलियन। हु वेयर सिटीजन्स? Citizens were generally the category set by the constitution that was based on gender, age and wealth.
एक्टिव सिटीजन should be made or entitled to right to vote, and it must be above the age of 25. And since these active citizens must from male, यानी कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हालांकि अभी भी बात किया गया, बाद में देखेंगे इक्वलिटी की, लेकिन वोमेन, चिल्ड्रेन एंड एज अंडर 25 यूथ were treated as minors. Other persons among men were kept under passive citizen numbering 3 million. एक्टिव और सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बीच में जो डिफरेंस था वो ये था, वेल्थ क्या रहा था, द पर्सन, द मैन हु वाज कैपेबल टू पे टैक्स टू अ स्टेट इक्वल टू द वेज ऑफ 3 days ऑफ हिज लेबर was given right to vote and called active citizen. इस एक्टिव सिटीजन ने ही वोट देकर इलेक्टर्स को चुना इलेक्शन में. These electors were in number 50,000 और इन इलेक्टर्स ने भी 745 मेंबर्स को चुना. इस तरह से नेशनल असेंबली कंस्टिट्यूट की गई, अस्तित्व में है. अब यह है जो एक्टिव सिटीजन जो थे उनके लिए जो वेल्थ का क्राइटेरिया था, कम से कम इतना उनके पास संपत्ति जरूर होना चाहिए था कि सरकार को, गवर्नमेंट को वह किसी एक लेबर के द्वारा 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे. लेकिन जो इलेक्टर थे या नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे उनके लिए जो क्राइटेरिया जो तय किया गया वो भी वेल्थ के आधार स्पेशल. दोज पर्सन, दोज मेंबर्स शुड हैव द एसेट and should pay the highest bracket of tax. जितना अधिकतम जो टैक्स का ब्रैकेट था फ्रांस में जो स्टेट को पे किया जाता था, उस हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आने वाले जो व्यक्ति थे वही या तो इलेक्टर बन सकते थे या नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते थे. इस तरह से कह सकते हैं कि सिटीजन राइट टू वोट जो है और एज ए कंटेस्टेड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ये दोनों ही जो क्राइटेरिया जो तय किए गए सिटीजन के लिए, उसमें वेल्थ जो है एक जो है काफी डिसाइसिव फैक्टर था. इसके अलावा जितने भी लोग, यानी कि अगर फ्रांस की आबादी उस समय 28 मिलियन है तो 21 मिलियन, 7 मिलियन सिटीजन्स, एक्टिव 4 मिलियन, पैसिव 3 मिलियन, बाकी जो बच गए 21 मिलियन वो सब के सब जो है माइनस ट्रीट किए गए. यानी वुमेन्स वेयर ट्रीटेड एज माइनस सिंस दे हैड टू फॉलो देयर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. दे वेयर ट्रीटेड एज माइनस. नाउ ये लेजिस्लेचर चूंकि कंट्रोल करता था, इसके पास कंट्रोल था, इसके पास जो है इतना पावर था कि एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल करे, चेक करे. साथ ही साथ एक्टिव सिटीजन ने जुडिशियरी के जज को भी वोट देकर चुना. ये जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया था क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें डेमोक्रेसी में एक आवश्यक शर्त के रूप में बताया था उसने कि हर हाल में टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स among the different institution, different body, there should be an independent body which can take the decision and resolve the problem on its own without pressurizing any external forces. इसीलिए जुडिशियरी को सिटीजन के द्वारा ही चुना गया. एग्जीक्यूटिव जो थे निश्चित तौर पे परंपरागत थे, यानी कि कह सकते हो कि ये बर्थ के आधार पे थे द किंग, और मिनिस्टर जो है चुन के आए, उसके बीच से मिनिस्टर्स बनाए गए. साथ ही साथ जो इलेक्टर्स थे वो भी जो है जनता के बीच से ही चुने गए जो वेल्दी पर्सन सोसाइटी के थे, और उसी में से 745 मेंबर जो चुने गए वो नेशनल असेंबली के एक्टिव मेंबर बने. इस तरह से हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नई व्यवस्था दी. वो जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में विश्वास करने वाली जो है बार्बर डायनेस्टी थी फ्रांस में, अब उसके स्थान पर राजा जरूर रहा भी बार्बर डायनेस्टी का ही, लेकिन अब उसके अधिकार जो है लिमिटेड हो. एक नई व्यवस्था आ रही जिसमें सबसे ऊपर जो था स्टेटस किसी का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस था. यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाज एबव ऑल.
and all trio, judiciary, executive and legislature, got their power, received the power from constitution. इसके साथ ही ये जो प्रोविजन बनाया गया, इसके जो स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का जो तय किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना, कि नेशनल असेंबली हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिपेयर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस, ऑटोमेटिकली इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसी असेंबली ने जब संविधान फ्रांस के बनाने की जवाबदेही ली, उत्तरदायित्व लिया, तो अपने आप यह एक जो है संविधान सभा के रूप में नेशनल असेंबली बन गई। और जब इसने संविधान को प्रस्तुत किया आफ्टर द ड्राफ्टिंग, ये फ्रांस में लागू किया गया, और ये लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में लागू हुआ। इसके साथ ही चूंकि ये जो क्रांति की गई थी, ये उन जो है नैसर्गिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनता के द्वारा किया गया था, जिनसे उनको सदियों से वंचित रखा गया था। इसीलिए जैसे यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स रखे गए थे, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ भी द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को डिक्लेयर किया गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, एंड मेन राइट्स गिवन टू फ्रेंच पीपल वेयर राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law। ये जो चार जो है राइट हैं, इनको माना गया, इनको जो स्टेटस मिला नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट का, यानी कि ये वो अधिकार थे जो वास्तव में धरती पर, पृथ्वी पर जो है मनुष्य के रूप में जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, और किसी भी तरह से इससे उस व्यक्ति को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि किसी कानून के उल्लंघन, यानी कि according to only the set process of the law and the procedure, from these rights a person can be alienated, otherwise all these rights must be preserved for a citizen। रूसो ने कहा था अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, मैन बॉर्न फ्री एट एवरीवेयर इन चेन, नाउ चेन हैज बीन ब्रोकन। अब वह जो है पहले जो कहा कि मनुष्य जो पैदा होता है वह सर्वत्र चक्रों बंधनों में जकड़ा रहता है, अब यह डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में यह क्लियर कर दिया गया, यह एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई कि आदमी जो है स्वतंत्र है। लिबर्टी को जो है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो दिया गया, और राइट टू लाइफ, ये सब लिबर्टी के ही पार्ट। तो लोगों को स्वतंत्र बनाया गया, उनको जो है खुद से डिसीजन लेने की क्षमता उसमें विकसित करने की, उनको बोलने की, उनको अपने मत को व्यक्त करने की और जीने की पूरी आज़ादी दी। इस तरह से इनको ये नेचुरल राइट और इनएलिएनेबल राइट्स जो है सैंक्शन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इनको राइट्स सिर्फ सैंक्शन नहीं किए गए, बल्कि इसकी व्यवस्था की गई कि हु विल प्रोटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट दीज राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट the natural and inalienable rights of man and citizen। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की गई, जिसको वास्तव में गार्जियन बनाया गया, who were given the responsibility to have a watch on the violation of the cases of the violation of the rights of the man and citizen। If it would happen, judiciary were entitled to give a remedy if anyone asked for that। इस तरह से फ्रांस जो कभी मोनार्की था, दुनिया में सबसे ग्रैंड मोनार्की माना जाता था, यूरोप के खास करके सबसे प्रतिष्ठित मोनार्की जो व्यवस्था थी फ्रांस में, अब वह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत आ गई थी। आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद इसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप इंतजार करें।